Hello everyone, this is Dipen Tilwa, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to all my YouTube channel Technical Talk. I hope you and your family members are safe and healthy in this corona pandemic situation. Today in this video session, we will discuss about the subject of building and town planning, which is offered by GTU in 3rd semester Civil Engineering. This subject code is 3130609. In this subject, we will continue with unit number 5, historical aspect in town planning. So we was discussed in the previous lecture different types of the period. ठीक है, हमने पिछले जो लेक्चर में बात की थी कि भाई बुद्धिस्ट पीरियड था, ठीक है, अलग अलग जो भी शासनकाल यहाँ पे आया। पहले हमने देखा था कि भाई टाउन की हिस्ट्री क्या थी, किसको हम टाउन प्लानिंग बोलते हैं, उसकी ब्रीफ हिस्टोरी टाउन प्लानिंग की हमने ले रखी थी। फिर हमने देखा था कि भाई अलग अलग सिविलाइजेशन यहाँ पे हो गए हिस्ट्री में, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया बिफोर 3000, ठीक है। फिर वैदिक पीरियड आया, बुद्धिस्ट पीरियड आया, मेडिवल पीरियड, मुगल पीरियड, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड या तो फिर ब्रिटिश पीरियड आया अप टू 1947। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आया आफ्टर 1947। तो शायद आई थिंक ये 6 नंबर का जो हमारा है, ठीक है। हमने पिछली बार जो बात की थी वो मुगल पीरियड की बात कुछ की रखी थी कि भाई मुगल पीरियड में जो भी मुस्लिम आर्किटेक्चर जो हुआ उसमें डिफरेंट टाइप के आर्किटेक्चर व्यू हुआ, डिफरेंट टाइप के जो भी वो पैलेस बने, ठीक है, उसकी नॉलेज हमने ली पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था उसकी हमने फोटोग्राफ्स देखा। फिर वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड में कुछ अलग अलग पैटर्न थी यहाँ पे, ठीक है, कि भाई उसका जो टेम्पल का पोर्शन रहता था वो सेंटर में रहता था और आसपास में वो जो भी मार्केटिंग प्लेस था यानी कि वो शॉप हो गया, वेजिटेबल मार्केट्स हो गई, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट हो रहे थे। फिर यहाँ पे एक चीज सभी जो भी सभ्यताएं थी उसमें ये कॉमन था कि भाई उसका जो भी टेम्पल रहता था या तो शिव का हो या तो फिर विष्णु का हो, तो सेंटर पोर्शन में यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा था, ठीक है। अभी बात हमने की कि भाई जब चाणक्य की बात हो रही थी कि भाई वो समकालीन थे, ठीक है, वो हमने देखा था कि भाई वो पुरु था, फिर तक्षशिला वहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। तो वो सारी डिटेल भी हमने बुद्धिस्ट पीरियड में ली, ठीक है। उसके बाद ये जो फोटो है वो बुद्धिस्ट पीरियड की, ये तक्षशिला का फोटो है, ठीक है। और इसके पास में जो भी है, इसके पास में यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ के तक्षशिला का ये यूनिवर्सिटी का फोटो है और ये जो है उसकी टाउन प्लानिंग जो भी था वहाँ की और रेसिडेंट का फोटो है, ठीक है। तो उसके बाद मेडिवल पीरियड आया था अप टू 14th सेंचुरी, ठीक है। तो उसके बाद हमने अलग अलग देखा कि भाई मेडिवल पीरियड में क्या था, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे फेमस में थी। तो कि आगरा हो गया तो उसमें मार्बल या तो परफ्यूमरी वो फेमस थी, जयपुर हो गया और पटियाला बिल्डिंग्स फेमस थी, ठीक है। तो ऐसे कई जो भी सिटी था उसकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद मुगल पीरियड आया। तो मुगल पीरियड में हमने क्या देखा कि भाई मुगल पीरियड में काबुल बाग पानीपत में बाबर ने बनाया था, शालीमार बाग बनाया था। उसकी वहाँ पे गार्डन की कुछ विशेषताएं थी कि भाई जो भी दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, अजमेर, फतेहपुर सिकरी हो गया, लखनऊ, लाहौर हो गया, तो ये सारे जो भी है, ठीक है, वो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है मुस्लिम आर्किटेक्चर के ऊपर, ठीक है। जो भी उसका कल्चर था वो वहाँ पे साफ साफ वो उसके आर्किटेक्चर में दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बात थी मुगल पीरियड की अप टू 1526 टू लगे 1707 आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड या तो फिर ब्रिटिश पीरियड। तो आपको सभी को पता है कि भाई हमारा जो भी प्राइमरी लेवल था उसमें हम ब्रिटिशरों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया कि भाई उसकी जो भी लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, वो कैसे हमारे ऊपर जुल्म गुजारते थे, ठीक है। तो वो सारी बातें बेसिक हमको पता है, लेकिन उसकी क्या है कि भाई वो जो भी ब्रिटिश यहाँ पे आए और उसके शासनकाल में जो भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ या तो फिर जो हुआ यहाँ उसकी बात हो रही है कि क्या क्या चेंजेस हुए। द कॉलोनियल पीरियड विच इज लास्टेड 200 years saw the introduction of the many rules, regulations and practice that aim to make Indian cities more manageable and legible to the Britishers so that they could control the easily, ठीक है। उसने यहाँ पे आके एक ही देखा चीज कि यहाँ पे अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट है, ठीक है। तो उसने पहले क्या किया कि भाई
उसको प्रॉपर मैनेजेबल हो, वो लेजिबल यानी कि प्रॉपर क्लीन वहाँ पे हो। तो ये सारी उसने मेंटेन की कि भाई ये बहुत यहाँ पे गंदगी है या तो फिर कोई जो भी है अनहेल्दी एनवायरनमेंट उसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। तो पहले उसने ये किया कि व्हेन द ब्रिटिशर फर्स्ट उसने क्या किया, व्हेन द ब्रिटिशर फर्स्ट सेटल इन इंडिया दे फाउंड मोस्ट ऑफ द कंडीशन ऑफ द टाउन टू बी अनहेल्दी कंडीशन। ठीक है, अभी जब यहाँ पे वो आए तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट है। The British people started independent colonies on the outskirts of the existing town because their main concern was to make areas safe and convenient for their office and peoples। ठीक है, उसने क्या किया कि भाई जो भी उसके पीपल्स थे उसने इंडिपेंडेंटली कॉलोनीज क्रिएट की, वो जो भी आउटस्क्रिट यानी कि वो जो भी सिटी है उसके बाहर का एरिया उसने डेवलप किया, जो भी एग्जिस्टिंग टाउन था उसको डेवलप किया। क्यों? क्योंकि जो भी उसके कंसर्न पर्सन है, उसके ऑफिसर्स है, उसकी जो भी ऑफिस है, वो पीपल्स है, वो वहाँ पे बेटर कन्वीनियंटली वो रह पाए। दिस एक्सटेंशन वेर नोन एज द कंटेनमेंट्स एंड बैरक्स फॉर द मिलिट्री ऑक्यूपाइड एरिया एंड सिविल लाइन्स फॉर द रेसिडेंस ऑफ द सिविलियंस एंड वेल टू डू पीपल। ठीक है, अभी बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ वो कंटेनमेंट एरिया तो फिर बैरक बनाना पड़ेगा, उसने वेल टू डू पीपल के लिए वो सिविलाइजेशंस के लिए वो क्रिएट किए। द कैपिटल ग्रुप ऑफ द बिल्डिंग लाइक गवर्नमेंट हाउस, काउंसिल हॉल्स हैज बीन डिजाइन विद देयर मोनुमेंटल आर्किटेक्चर। उसने क्या किया कि जो भी उसके बंदे थे यानी कि जो भी उसका जो प्रॉपर रीजनल एरिया था वहां से वो अच्छे अच्छे इंजीनियर को यहाँ पे लाए और उसने क्या किया कि मोनुमेंटल स्ट्रक्चर यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस हो गई, गवर्नमेंट हाउस हो गया, ठीक है, काउंसिल हॉल हो गया, तो ये सारे जो भी वो स्ट्रक्चर थे वो उसने क्रिएट करवाए हैं। ठीक है कि भाई ये प्रॉपर होना चाहिए, ये उसका एलिवेशन ऐसा ही होना चाहिए जो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके हिसाब से उसने क्रिएट करवाया। ठीक है, उसकी डिजाइन करवाई। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि भाई जो ये हमारा है कि भाई ब्रिटिश पीरियड में न्यू दिल्ली की यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे एक प्लान दे रखा है कि भाई उसमें क्या है न्यू दिल्ली में। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि भाई ये राष्ट्रपति भवन है सेंटर में, ठीक है, ये इंडिया गेट हो गया, ये मथुरा रोड हो गया, यहाँ पे आश्रम रोड है, ठीक है, फिर यहाँ पे रिंग रोड है, धोलका कौन है, ठीक है, ITO है, फिर यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ओल्ड दिल्ली है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो जा रही है वो हमारी यमुना रिवर है, तो उसी के पास में हमारा ताजमहल है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यू दिल्ली की तस्वीर। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड या तो फिर ब्रिटिश पीरियड में और क्या चेंजेस हुए, तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स वेयर अरेंज अराउंड द कॉमर्शियल एंड सेल बिल्डिंग सेपरेटिंग इट फ्रॉम द रेसिडेंशियल सेक्टर। उसने क्या किया कि भाई जोनल सेक्टर उसने डिराइव किया। क्यों? क्योंकि जो भी रेसिडेंट हो वो कॉमर्शियल से अलग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल से अलग होना चाहिए, तो वो अरेंजमेंट उसने क्रिएट किए। ठीक है, फिर उसके बाद आता हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो हमने क्या किया कि भाई उसकी जो भी चीज थी, उसने जो भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट किया था, उसने जो भी यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे, उसको हमने ऐसे जो रूल्स रेगुलेशन थे कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तब उसमें जो भी सारी चीजें थी वो हमने कंसिडर की रहे। ठीक है, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट्स फर्स्ट 2-5 years प्लान्स यानी कि पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अभी वो 10 साल तक चली, यानी कि 1951 से लेके 56 तक और 1956 से लेके 61 तक। दिस 5 years प्लान ऑल्सो शो द कंसिडरेबल स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन अर्बन पॉलिसी एंड प्लानिंग। फिर ये 10 years में हमने हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई जो भी वो ब्रिटिश पीरियड में जो भी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि जो उनको लेने चाहिए वो यहाँ पे उसका लिस्ट बनाया, प्रॉपर डिस्कशन किया, फिर वो अप्लाई किया। ठीक है, तो ये दो पंचवर्षीय योजना में ये सारा इंस्टॉलमेंट या तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। सेवरल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल वर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, वो प्रोफेशनल सेवरल इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ के खड़ी की, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा किया। फिर वो स्किल प्रोफेशनल की ये काम के लिए पर्टिकुलर यही पर्सन होना चाहिए, यही गवर्नमेंट ऑफिस होनी चाहिए, वो भी डिसाइड किया सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मेनी इंडस्ट्रियल टाउन वेयर द प्लान आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है, अभी कई सारे इंडस्ट्रियल ऐसे टाउन थे कि जब हमारा वो पोस्ट यानी कि हमारा देश जब आजाद हुआ उसके बाद उसका इंस्टॉलेशन हुआ, एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड फ्यू ऑफ दिस आर एज बिलो, यानी कि स्टील टाउन्स। मान लो कि अभी इंडस्ट्री की बात करें तो अभी स्टील टाउन्स कौन कौन से स्टील टाउन्स हम बोल सकते हैं, तो कि दुर्गापुरी वेस्ट बंगाल में आ रहा है, भिलाई तो के मध्य प्रदेश में आ रहा है, रोरकेला तो के उड़ीसा में है, सालेम तो के तमिलनाडु में है। इंडस्ट्रियल टाउन और भी है, जमशेदपुर बिहार हो गया,
फिर भद्रावती कर्नाटका में हो गया, चित्तरंजन वेस्ट बंगाल में हो गया। तो ये सारा कई इंडस्ट्रियल जो भी सेक्टर थे, टाउन थे, यहाँ पे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आफ्टर 1947 के बाद ये डेवलप हुए। फिर आ रहा है हमारा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एंड ओरिजिन ऑफ द टाउन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है हमारा, एंड ओरिजिन ऑफ द टाउन प्लानिंग इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कैसा रहा था ये टाउन प्लानिंग की हिस्ट्री कैसी रही थी। तो कि इन द एशियंट पीरियड टाउन लाइक द मोहनजोदड़ो, मेम्फिस, थेब्स, यूआरएस, बेबीलोन, ठीक है, ये जो बेबीलोन, प्रिस्पोलिस एंड पर्किंग, तो ये बेबीलोन, प्रिस्पोलिस, पर्किंग इमर्ज, ये सारे जो अलेक्जेंडर था उसके शासन काल में, यानी कि जो पुरु यानी कि वो तक्षशिला और अलेक्जेंडर, ठीक है, तो वो जो किंग थे उस समय के, उसकी ये हिस्ट्री रही है। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि उस टाइम में यहाँ पे टाउन प्लानिंग की कई कैसे ऐसे जो भी प्रूफ है वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात की रखी है। फिर फर्टाइल वैली ऑफ द इंडस, नाइल, टिग्रिस, इपिरट्स एंड रिस्पेक्टिवली, तो कई सारे ऐसे सभ्यताएं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे उसकी बात की गई है। These are the now part of India, Egypt, Mesopotamia and China. It was the followed by the pre-medieval and medieval towns. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई न्यू पार्ट हो गया इंडिया, फिर मान लो कि इजिप्ट हो गया, मेसोपोटामिया और चाइना हो गया, इट इज फॉलो बाय द प्री मेडिवल पीरियड। ये जो सभ्यता मेडिवल पीरियड क्या है उसके पहले से है, उसको जो भी सभ्यता है उसको फॉलो कर रहे हैं। एशियन टाउन्स डेवलप बेस्ड ऑन द नीड्स एंड फंक्शन वेर मोर साइंटिफिक एंड लॉजिकल। ठीक है, एशियन टाउन्स में क्या डेवलप हुआ कि बेस्ड ऑन नीड्स एंड फंक्शन, उसकी जरूरियत क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो साइंटिफिकली एंड लॉजिकली वो डेवलप हुआ। मेनली फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल डेटा एंड वेयर अबाउट्स एंड वेन अबाउट ऑफ द एशियन सिविलाइजेशन कैन बी नोन। ठीक है, उसको क्या लगा कि भाई वो साइंटिफिकली लॉजिकली लगा, तो उसको एशियन सिविलाइजेशन या तो फिर एशियन टाउन्स के नाम से वो जाना गया। इफ वी वांट टू स्टडी ऑल दिस डेवलपमेंट देन वी कैन डिवाइडेड हिस्ट्री अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यानी कि कौन कौन से रहे, तो कि भाई एशियन हिस्टोरिकल पीरियड हो गया, तो उसमें साउथर्न मेसोपोटामिया, सुमेरियन सिविलाइजेशन बिफोर द 3500। ठीक है, अभी जो ये 3500 साल की पहले की बात है। नाइल वैली इजिप्शियन हो गई है, यानी कि 3200 साल के पहले की बात है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन संस्कृति की बात की गई है। येलो रिवर्स, सांग रिवर की बात की गई है। ग्रीक एंड रोमन पीरियड, मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड, तो ये कई सारी सभ्यता की बात यहाँ पे की गई है। फिर मॉडर्निज्म इज अ डिफरेंट, मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या है, तो कि मॉडर्निज्म इज अ डिफरेंट differentiated by the strong and intentional break with well establishment traditional। ठीक है, उसमें प्रॉपर जो भी उसका फंक्शन रहा और उसके हिसाब से साइंटिफिकली वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ मॉडर्निज्म में। द मेन एम ऑफ द मॉडर्निज्म वाज टू रिजेक्ट द ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग एंड ट्राई टू सर्च फॉर ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग विथ न्यू सोसाइटी एंड न्यू वे ऑफ लाइफ। उसने क्या किया कि भाई जो भी ट्रेडिशनल वे था उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, और आगे बढ़ने की शुरुआत की, यानी कि अभी नया क्या है, नया आइडिया क्या है, नया थिंग क्या है, नई सोसाइटी क्या है, न्यू लाइफस्टाइल क्या होगी, ये एज पर फंक्शन, ठीक है, और साइंटिफिकली वो डिफाइन किया और वो फॉलो करना स्टार्ट किया। इट वाज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन विच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैड चेंज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रेडिकली। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा कि जो भी जैसे भी टाइम यहाँ पे स्पेंड होता गया, ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पे डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डेवलप हुई। द रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन इन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द मैकेनाइजेशन of the agriculture which actually reduced the amount of work available on farms, which is turn created a lack of employment। यहाँ पे एक टाइम आया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होता गया, मैकेनिज्म डेवलप होता गया, एग्रीकल्चर क्या हुआ कि डिक्रीज हुआ। यानी कि पहले ऐसा था कि भाई हमारे जो भी एम्प्लॉयमेंट था वो इस पर लेबर पे था, ठीक है, तो वो जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट था उसमें क्या था कि भाई बहुत सारे लेबर यहाँ पे मैन्युअली वर्क रहता था। लेकिन अभी क्या है गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनिज्म जब जब डेवलप हुआ वैसे वैसे वो मैन्युअली वर्क कम होता गया, डिक्रीज होता गया। ठीक है, उसके हिसाब से क्या हुआ कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ फार्मिंग में, और जो भी पीपल्स थे वो माइग्रेट करने लगे, कौन से, रूरल में से अर्बन में। ठीक है, सो दैट फार्म लेबर्स वेर फोर्स्ड टू मूव टू द सिटीज फॉर वर्क्स।
This migration of a rural workers to urban areas gave its rise to the self-sufficient or sustainable cities. It was also known as the industrial cities. ठीक है, अभी क्या हुआ कि जब रूरल में से अर्बन में गए तो उसने ढूंढना शुरुआत की कि भाई कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई तो बिजनेस ढूंढना ही रहेगा। तो उसने क्या किया कि अभी कोई इंडस्ट्री है उसमें काम करना शुरू कर दिया, किसी ने खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। तो ऐसे कई सारे चेंजेस होते गए। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन में ये चेंजेस हुआ। द सिटी सेंटर ऑफ ए चेंज and become main hub for the trade and commerce rather than the peoples for kings and nobles. City started expanding beyond the wall and agricultural land were converting into the residential zone because the population density was increasing. अभी क्या हुआ कि सिटी स्टार्टेड एक्सपांडिंग। अभी जो रूरल में से जो भी पीपल्स थे वो अर्बन में फुल पुश की प्रोसीजर के हिसाब से वो माइग्रेट होने लगे। तो अभी क्या होगा कि भाई अभी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो भी फार्मिंग पीपल्स थे वो कनेक्टिंग थे, अभी वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कनेक्टिंग हो रहे थे। ठीक है, तो ये कन्वर्टिंग जो था वो रेसिडेंशियल जोन को इंक्रीज कर रहा था। तो उसके हिसाब से क्या रही थी कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी बट ऑब्वियस है कि वो बढ़ती जाएगी। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन दैट सेपरेटेड द प्लेस फॉर लिविंग एंड वर्किंग। अभी हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है उसमें भी डे बाय डे वो चेंजेस आने लगे। ठीक है, और उसमें भी इंप्रूवमेंट आया। इन द 19th सेंचुरी मॉडर्निस्ट अर्बनाइजेशन मूवमेंट ओरिजिनेटेड व्हिच वाज द इन्फ्लुएंस बाय पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, जब तक वो 19th सेंचुरी का समय आया तब तक तो बहुत वो डेवलपमेंट हो गया था। इन दिस पीरियड द सेवरल थियोरेटिकल कंसेप्ट इवॉल्व्ड व्हिच वर जनरली सजेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ ए न्यू सिटी लाइक गार्डन सिटी कंसेप्ट एंड एबेंजर हावर्ड, वो एक ब्रिटिशर था, उसने ऐसा कंसेप्ट दिया कि भाई कोई भी सिटी होना उसमें गार्डन सिटी कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी आगरा, दिल्ली, अजमेर, लाहौर, लखनऊ, उसमें आप मुस्लिम आर्किटेक्चर यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चला गया कि भाई काबुल बाग है। ठीक है, वो अलग अलग जो भी स्ट्रक्चर है उसमें वो गार्डन का बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वो गार्डन पहले आता था। अभी आप मान लो कि आप आगरा का ताजमहल ही ले लो। ठीक है, तो ताजमहल में भी आप देखोगे कि गार्डन का अभी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो गार्डन को वो क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर हो वहाँ पे गार्डन होना चाहिए, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए गार्डन का, ऐसा वो मान रहे थे। ठीक है, तो वो भी एक हार्वर्ड नामक एक इंजीनियर था जो ब्रिटिशर था, उसने ये कंसेप्ट दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए। फिर ओरिजिन ऑफ द टाउन, तो ओरिजिन में क्या हुआ कि if the survey is conducted regarding the origin of some of the existing big towns in the world, it can be easily concluded that the topographical features and functional aspects are mainly responsible for the organization of the towns. एक बात यहाँ पे फिक्स है कि भाई ओरिजिन ऑफ द टाउन, अभी जो भी टाउन है उसका ओरिजिन क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, वो सभ्यता कैसी जी रही थी। तो अभी सबकी जो हम रिसर्च करें और देखें और उसमें से ये कंक्लूडिंग कर सकते हैं कि भाई जो उसके टोपोग्राफिकल फीचर्स थे, आपको भी पता है कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, वो सारी सभ्यताएं किसी रिवर के आसपास में ही वो डेवलपमेंट उसका हुआ था। तो यहाँ पे वो बात है वो बहुत निर्भर करती है कि उसमें टोपोग्राफिकल फीचर्स क्या है और फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है। ठीक है, तो उसको वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाउन के लिए वो मेनली रिस्पॉन्सिबल है। टोपोग्राफिकल फीचर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाउन्स आर रिवर बैंक्स हो गया, सी और ओशन फ्रंट्स हो गया, प्लेन एरियाज यूज्ड फॉर द बिजनेस एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए वो भी काम आ सकता है, हिल एरिया फॉर द डिफेंस के लिए काम आ सकता है, फेवरेबल कंडीशन फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड पार्क्स। अभी मान लो कि कोई भी इंडस्ट्री का हमको इंस्टॉलेशन करना तो हम क्या ढूंढेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको क्या क्या ध्यान में रखेंगे, वो कोई एक सी के पास ही होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया। ठीक है, फिर वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल या तो आ रहा है वो उसके आने जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। फिर वो रॉ मटेरियल की जो भी साइट है जहाँ पे हम वो रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो साइट एकदम नियर में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। फिर ओरिजिन ऑफ टाउन में रिस्पॉन्सिबल ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल पार्ट भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा होगा, रिलीजियस, हेल्थ, रिसोर्ट, ये सारी कई बातें हैं जो वहाँ पे उसके लिए ओरिजिन ऑफ टाउन के लिए फंक्शनल एस्पेक्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। फिर ग्रोथ ऑफ टाउन्स भी वो उसका ग्रोथ कैसे हुआ, तो उसके लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही होगी। विद पैसेज ऑफ टाइम नो टाउन फॉर द लॉन्ग पीरियड रिमेन इन स्टैटिक कंडीशन, वंस ए टाउन हैज द ओरिजिनेटेड इट ग्रो इन नंबर ऑफ वेज, कई सारे ऐसे तरीके हैं जिससे वो ग्रो हो सकती है। तो फर्स्ट यहाँ पे दी रखी है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मोर एंड मोर स्टेप बाय स्टेप, जब तक 20th सेंचुरी आई तब तक वो उसके फुल फेज में आ गया था। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज,
availability of the agricultural lands, availability of the electric power stations, availability of the lands for the installation of the industries, future scope of expansion of factories, defense or security conditions favorable for industrial units and parks, political importance। तो ये सारी कई बातें हैं जो टाउन्स के ग्रो के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। And it's found that the town are usually centers to specialized activities. The growth of town to a large extent depend upon the economic aspect। ठीक है, ये जो सारी कई बातें हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर भी। यूजुअली द साइज ऑफ टाउन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस स्पेशलाइज टू आउटसाइडर्स इधर देन मान लो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, जो भी वो एक्टिविटी हो रही है उसके ऊपर भी डिपेंड है। ठीक है भाई, जो भी हमारी कंट्री का ग्रोथ है उसके ऊपर भी डिपेंड है, और टाउन का ग्रोथ उसके ऊपर मान लो कि अभी कोई एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडिया में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा ये एडवांटेजेस है कि भाई हम ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में हम एक्सपर्ट है। फिर तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई ग्रोथ ऑफ टाउन के लिए ये कोई रीजनल कैरेक्टरिस्टिक रही होगी। मान लो कि भाई ये वेजिटेबल है तो ये फ्रूट्स है तो यही रीजन में ये पाए जाते हैं, तो वो टाउन वो रीजन की वो कैरेक्टरिस्टिक रही है कि भाई उसके लिए वो एडवांटेजेस है। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, चांस ऑफ ए बेटर फैसिलिटी टू एजुकेशन। ठीक है, फिर बिजनेस, रिक्रिएशन एंड सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ द पब्लिक एमिनिटीज एक्सेट्रा ऑल्सो इंक्रीज द एनहांस द ग्रोथ ऑफ टाउन्स। The town behave like a living creature and have their method of grow। यहाँ पे कई सारी ऐसी बातें हैं, मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, एजुकेशन हो गया, बिजनेस फैसिलिटी हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो भी है वो मिलनी चाहिए, प्रॉपर रिक्रिएशनल प्लेसेस हो गई, ठीक है, तो प्रॉपर पब्लिक एमिनिटीज यहाँ पे मेंटेन होनी चाहिए ग्रोथ ऑफ टाउन के लिए। तो उसके लिए दो मेथड है, टू वे है, ठीक है, एक तो है अकॉर्डिंग टू ओरिजिन और एक है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। तो यहाँ दो तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता है कि भाई ओरिजिन के हिसाब से किस तरह से वो ग्रोथ होगा, और एक जो है वो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन है। तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो ग्रोथ अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, तो उसमें दो तरीके हैं कि भाई एक तो हो गया नेचुरल ग्रोथ जो एग्जिस्टिंग पहले से आ रहा है, और एक हो गया प्लान ग्रोथ, यानी कि वो प्रॉपर तरीके से हमने कोई कंसेप्ट से हमने बनाया हो, वो हमारा हो गया प्लान ग्रोथ। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा नेचुरल ग्रोथ। ये द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन इंस्टेड ऑफ ए प्री प्लान डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द टाउन्स इन द पास्ट हैव ग्रो इन द नेचुरल वे। अभी पहले से जो आ रहा है उसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो वो हमारा हो गया नेचुरल ग्रोथ। हियर द प्राइमरी फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एग्रीकल्चर लैंड, पावर, इमीडिएट कंफर्ट and convenience of the people and responsible for the growth of the town rather than the other factor like a school, hospital, transport system, commerce and industries, playground and public amenities, public centers etc। ठीक है, तो ये कई सारी बातें हैं कि जो अभी पहले से आ रही है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइमरी फैक्टर है कि भाई वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी हो गई, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की जो फैसिलिटी है, एग्रीकल्चर एमिनिटी, एग्रीकल्चर फैसिलिटी, एग्रीकल्चर लैंड है, पावर स्टेशन, पावर कंफर्ट जो कन्वीनियंस है वो वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। तो ये ग्रोथ ऑफ टाउन के लिए एक नेचुरल ग्रोथ है कि जो भी उसमें है उसको हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देयर आर द फोर फॉर्म्स ऑफ द नेचुरल ग्रोथ ऑफ ए टाउन सच एज द कॉन्सेंट्रिक। उसमें क्या है, अलग अलग चार पैटर्न है। ठीक है, वो चार पैटर्न में कई सारे एडवांटेजेस है, कई सारे डिसएडवांटेजेस है, तो हम देखते हैं वन बाय वन। तो कंसेंट्रिक स्प्रेड हो गया, यानी कि वो कोई भी एक सर्कल की तरह होता है। फिर रिबन डेवलपमेंट आएगा, सैटेलाइट ग्रोथ आ गया, स्कैटर्ड ग्रोथ आ गया। तो देखते हैं हम ईच एंड एवरीवन। तो फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है कंसेंट्रिक स्प्रेड। तो उसमें क्या है, द ग्रोथ ऑफ टाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ ए कंसेंट्रिक रिंग्स, यानी कि अलग अलग रिंग्स के हिसाब से उसका प्लानिंग कुछ हुआ होगा। Here the town develop in the form of a concentric ring. The nucleus or centers of the town is consist of a business district, यानी कि CBD, central business district, and is the focal point of the social, commercial and civic life of the town. ठीक है, यहाँ पे क्या है कि भाई एक न्यूक्लियस फॉर्म में रहेगा, वो जो भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स पैटर्न है वो उसमें एक न्यूक्लियस पैटर्न के हिसाब से वो इंस्टॉलेशन वहाँ पे होगा, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे डेवलप होगा, फिर कॉमर्स, सिविल लाइफ वहाँ पे, रेसिडेंट एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, कुछ इसी पैटर्न में वहाँ पे डेवलप होगा। सिंस द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द पीपल इज टू कीप द सेंटर एंड न्यूक्लियस और द हार्ट ऑफ द टाउन एज नियर एज पॉसिबल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द टेंडेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा कि भाई उसकी जो भी नेचुरल टेंडेंसी ऑफ पीपल्स है
वो सेंटर में ही होगी, उसका जो भी वो बिजनेस सेंटर होगा वो सिटी का जो भी न्यूक्लियर पॉइंट होगा वो सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। वो जो टाउन ऑफ हार्ट ऑफ टाउन के हिसाब से वो जाना जाएगा, उसके पास में उसकी सीबीडी प्रोसीजर वहाँ यानी कि सेंट्रल बिजनेस एक्टिविटी है वो सेंटर में ही होगी। फिर आएगा द टाउन इज डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिज विथ न्यूक्लियस एज टाउन, द लो इनकम हाउसिंग बीइंग एज द नियरेस्ट टू द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो भी सीबीडी एरिया होगा इसमें जो लो इनकम पीपल्स है वो उसके पास में ही उसके रेसिडेंट हो गए। सच एज द टाउन सून सफर फ्रॉम द इम्प्रॉपर हाउस कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इन द हार्ट ऑफ टाउन, कंजेशन ऑफ द ट्रैफिक एंड एक्सीडेंट्स। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस उसके ऐसे है कि उसमें एक तो कंजेस्टेड होगा, अनहेल्दी एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि लो इनकम जो भी ग्रुप है उसके पास प्रॉपर एमिनिटीज, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटीज वो प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि वहाँ पे प्रॉपर वो फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वहाँ पे अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, इम्प्रॉपर हाउस हो गए, उसके कोई प्लान नहीं हो गए, ठीक है, वो ऐसे ही वहाँ पे डेवलप हुए होंगे। तो ये जो भी टाउन का हार्ट है वो कंजेस्टेड होगा, वहाँ पे मोर एंड मोर ट्रैफिक कंजेस्टिंग रहेगा, फिर वहाँ पे एक्सीडेंट का प्रॉब्लम भी आएगा। तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस है। अभी रिबन डेवलपमेंट में क्या है, इन टाउन एवरीवन हैज द टेंडेंसी ऑफ टू बिल्डिंग एज नियर टू द मेन रोड एज पॉसिबल, यानी कि जो भी रोड मेन रोड जा रहा है उसके पैरेलली उसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं रिबन डेवलपमेंट। एज द डेवलपमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिबन और लाइन, सिंगल रो ऑफ हाउस अलोंग द साइड्स ऑफ मेन रोड, बस रूट्स, रेलवे लाइन एक्सेट्रा। यहाँ पे हम फिगर में देखते हैं कि भाई देखो यहाँ पे फिगर में क्या है कि भाई ये मार्केट हो गया, ये थिएटर हो गया, शॉप हो गई, ठीक है, फिर ये रेसिडेंट जोन हो गया, यहाँ बैंक हो गई। तो ये पैरेलल टू रोड, यहाँ पे जो भी उसका डेवलपमेंट हुआ पैरेलल टू रोड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिबन डेवलपमेंट। ये बिल्डिंग एक्टिविटी एक्सपांडिंग अलोंग द साइड ऑफ ए मेन रोड एंड लॉन्ग फिंगर्स टू रिबन ऑफ हाउस, शॉप, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा अलोंग द मेन रोड्स एज शोन इन फिगर। यहाँ पे फिगर में भी बताया गया कि ये उसके पैरेलल में ही डेवलप हो रहा है। फिर हमारा आ रहा है सैटेलाइट ग्रोथ। व्हेन टाउन रीच ए सर्टेन साइज सम sort of satellite growth is bound to occur. The term satellite is used to indicate a smaller township away from the big city, possessing its own the identity but still remain in the influence of the parent city. ठीक है, अभी वो निर्भर हो गए पेरेंट सिटी के ऊपर, ठीक है, और जो भी वो छोटे छोटे जो भी टाउन रहेंगे वो पेरेंट सिटी से थोड़े दूर हो गए, ठीक है, यानी कि वो पेरेंट सिटी से अलग अलग वो चारों साइड, ठीक है, वो पूरे अराउंड में उसका जो भी कॉन्सेंट्रिक सीबीडी है उसके पूरे अराउंड में वहाँ पे न्यूक्लियाई के हिसाब से वो इंस्टॉलेशन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया। सिंस द सैटेलाइट टाउन्स आर अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पेरेंट सिटी, ठीक है, वो क्या है कि भाई सैटेलाइट टाउन्स है और अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ द टाउन पेरेंट सिटी, यानी कि मान लो कि अभी हमारा कैसे अर्थ है और अर्थ की पेरीफेरी में वो हमारा उसकी जो भी ऑर्बिट है वो हमारा सैटेलाइट वहाँ पे घूम रहा है। तो सेम इसी हिसाब से मान लो कि अर्थ है वो हमारा पेरेंट सिटी हो गया और जो भी सैटेलाइट घूम रहे हैं वो चारों साइड में कोई एक ऑर्बिट पे, ठीक है, तो वो ऑर्बिट हो गई हमारा टाउन, यानी कि वो सैटेलाइट नोड्स हो गए, ठीक है, तो वो उसके पेरेंट सिटी है उसके ऊपर भी वो उसका निर्भरिंग रहेगा। इट इज बिकम लेस कन्वीनियंट एंड अनकंफर्टेबल फॉर दी ट्रैवलिंग पीपल, ठीक है, वो उसके वहाँ प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी, पब्लिक यूटिलिटीज नहीं होगी, तो वो बेटर कन्वीनियंट नहीं होगा, अनकंफर्टेबल रहेगा, ठीक है, वो ट्रैवलिंग पीपल के लिए। तो यहाँ पे आप फिगर में देख पाओगे कि भाई कैसे रहेगा। तो ये मान लो कि पेरेंट सिटी होगा कि सीबीडी एरिया होगा कि जो भी ये बिजनेस सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसका पूरा का पूरा जो कारोबार है वो यहीं पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे सैटेलाइट टाउन दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन है कि जो ये पेरेंट सिटी के ऊपर निर्भर करेंगे। इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर फैसिलिटी मेंटेन नहीं होगी और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बेटर नहीं होने की वजह से वो अनकन्वीनियंसी यहाँ पे क्रिएट होगी। फिर फीचर्स ऑफ द सैटेलाइट टाउन आर एज फॉलोज, तो उसके क्या क्या फीचर रहे होंगे। तो सैटेलाइट टाउन इज ऑल्सो a full town in true sense but depend to some extent upon the parent big city for higher education, employment etc. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई फुल टाउन इज ट्रू सेंस बट डिपेंड टू सम एक्सटेंट अपॉन द पेरेंट सिटी, बिग सिटी फॉर द हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाना रहेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पेरेंट सिटी में जाना रहेगा। इट इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट इन इट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटी,
ठीक है, वो भी जो नोड से सैटेलाइट टाउन है वो क्या होगा कि वो पूरी तरह से वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमिक हो गई, सोशल एक्टिविटी हो गई, कल्चर एक्टिविटी हो गई, वहाँ पे वो फ्री रहेगी। इट इज मोर और लेस रेसिडेंशियल एरियाज with civic amenities like a shop, primary or secondary schools, dispensary, etc. It is the neither a village or nor suburbs. वो ना तो एक नगर है और ना तो एक रूरल एरिया है, वो उसके बीच का जो भी पोर्शन है वो वहाँ पे मेंटेन हो रहा है। It may or may not consist of zoning regulations. The size and development is so controlled that it does not become rival to the parent city. यहाँ पे क्या है कि मान लो कि जोनिंग यहाँ पे सपोज मान लो कि रेसिडेंशियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, कमर्शियल बिजनेस जोन है, तो वो कई सारे ऐसे जोन है, उसका डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, अभी होगा या तो फिर नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केस में यहाँ पे वो जोनिंग का लैक होगा। इट इज लोकेटेड बियॉन्ड द ग्रीन बेल्ट ऑफ द पेरेंट सिटी एंड इट मस्ट बी लिंक्ड विद द पेरेंट सिटी by easy and cheap transport facility like a bus, local trains, etc. It is generally not far off from the parent city. ठीक है, अभी वो बहुत उससे दूर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि वहाँ पे वो फैसिलिटीज है उसका लेक होगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लाइक ए बस, रिक्शा, लोकल ट्रेन्स, वो उसकी वो प्रॉपर नहीं वहाँ पे होगी, तो इसकी वजह से वो क्या रहेगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉपर कन्वीनियंटली नहीं होगी। फिर हमारा आ रहा है 4 टाइप नेचुरल में स्कैटर ग्रोथ। तो ये कुछ इस तरह से कि द टाउन इंडिकेट वेरी अनप्लान्ड इरेगुलर ग्रोथ है, उसमें कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, एक तो हमारा ये नेचुरल ग्रोथ का टाइप है, उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं है। द टाउन आर सो एरेटिक ग्रोथ स्कैटर्ड हियर एंड देयर इन अ वेरी इरेगुलर वे विदाउट एनी ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगुलर पैटर्न हो गई, ग्रिड पैटर्न हो गई, कोई भी सर्कुलर पैटर्न हो गई, कोई भी पैटर्न में यहाँ पे प्रॉपर मेंटेनिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं है। इट रिजल्ट टू ट्रैफिक कंजेशन, स्लम, एनक्रोचमेंट ऑफ ए रेसिडेंशियल एरियाज बाय द इंडस्ट्री, यानी कि अतिक्रमण हो गया। वो मान लो कि अभी वो रेसिडेंट हो एरिया वहाँ स्पेशली हो, उसके ऊपर वो इंडस्ट्री वहाँ पे डेवलप हो रही है। ठीक है, अभी वो वहाँ पे जोनिंग भी प्रॉपर नहीं है कि भाई ये जोन में रेसिडेंट ही होना चाहिए और ये जोन में इंडस्ट्रियल भी होना चाहिए, तो ये ऐसी कोई जोनिंग की यहाँ पे बात ही नहीं है स्कैटर ग्रोथ में। तो ये एक तो यहाँ पे प्रॉपर है, इरेगुलरिटी है। दिस प्रॉब्लम आर वेरी मच डिफिकल्ट टू सोल्व इन फ्यूचर, ये फ्यूचर में भी सोल्व नहीं हो सकता है, यानी कि प्रॉपर एंटायर एरिया है जो भी एक दूसरे से कनेक्टिंग होगा, ईच अदर कनेक्टेड टू ईच अदर होगा, इसके हिसाब से वो उसमें कोई आप मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाओगे। प्लान ग्रोथ में क्या है कि अभी इट इज केस ऑफ द टाउन डेवलप और ऑन प्री डिटरमाइंड प्लान एज प्रिपेयर बाय द टाउन प्लानर। अभी क्या है कि मान लो कि हमारा गांधीनगर सिटी हो गया, चंडीगढ़ सिटी हो गया, तो उसमें क्या है कि वो उसमें प्रॉपर पहले से ही प्लानिंग है कि भाई हमको यहाँ पे ग्रिड पैटर्न मेंटेन करना है, रेलवे स्टेशन यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना है, बस स्टेशन यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो कई सारी बातें हैं जो वहाँ पे प्लान हो गई, पहले से ही प्री डिफाइंड रहती है। In this case of a planned growth, town is developed according to the master plan of the town. The development is in the orderly fashion. ठीक है, अभी orderly fashion में यहाँ पे मेंटेन रहेगा कि भाई प्लान ग्रोथ में पहले से ही सारी जो चीज है वो फिक्स रहती है। The overall growth of the towns is controlled by the enforcement of suitable rules and regulations, यानी कि जोनिंग का जो भी लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंटेन होगी। The land use distribution of a various zone like a residential, commercial, industrial, etc. is done according to the suitable rules and regulations. जो भी जोन की जो भी रूल्स है वो वहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन होगी, यानी कि रेसिडेंट जोन में ही रेसिडेंट होना चाहिए, कमर्शियल में कमर्शियल बिजनेस ही होना चाहिए, इंडस्ट्री में तो वो इंडस्ट्री है तो वो रेसिडेंट जोन से वो पूरे जो भी सिटी है, ठीक है, उससे उसके बाहर के एरिया में होना चाहिए, वो जो भी JIDC एरिया है। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर फॉर द प्लान ग्रोथ ऑफ द टाउन। ठीक है, ये जो सारे पॉइंट है वो हमको ध्यान में रखने हैं व्हाइल सिलेक्टिंग द साइट फॉर द टाउन्स। द फिजिकल फीचर्स, गुड सराउंडिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड। फिर फैसिलिटी ऑफ ए ड्रेनेज, सीवेज डिस्पोजल आर कंसीडर्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर सोर्सेज, इलेक्ट्रिक पावर, रोड सिस्टम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा are considered, and public amenities like a post office, police station, petrol pumps, public transport system etc. are to be considered। तो ये सारी जो भी चीजें हैं वो बेसिक एमिनिटीज वहाँ पे प्री डिफाइंड है, तो प्री डिटरमाइंड इंस्टॉलेशन रहती है। तो यहाँ पे दिया गया है, चंडीगढ़ का प्लान दिया गया है कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि अलग अलग उसका एक लेआउट दिया गया है कि भाई ये पूरा का पूरा जो भी लेआउट है वो एक रेक्टेंगल पैटर्न, या तो एक ग्रिड पैटर्न हम बोल सकते हैं, ग्रिड पैटर्न में पूरा का पूरा एरिया
यहाँ पे देख पाओगे कि अब 12 नंबर, 11 नंबर, 10, 9 ये सर्वे नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पे जो भी ये रिवर पास हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपरली ये पूरा का पूरा एरिया जो भी है, यहाँ ए है गवर्नमेंट ऑफिस है, बी टाउन सेंटर है, सी हो गया लोकल शॉप हो गई, डी इंडस्ट्री हो गई, ई ग्रीन बेल्ट हो गया, एफ लेक हो गया। ये जो सारी बातें जो भी है, देखो यहाँ पे क्या है कि ग्रीन बेल्ट ई दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई ई है वो सिटी के बाहर ही रहना चाहिए। देखो आप यहाँ पे जो भी ये एरिया रहेगा यानी कि ग्रीन बेल्ट रहेगा वो पूरी के पूरे एरिया को कोर्डन करता है, ठीक है। तो ये सारे चंडीगढ़ का प्रॉपर प्री डिफाइन या तो फिर प्लान ग्रोथ है। Recreational amenities like a park, garden, playground, etc. are considered. Provision of a future expansion is considered. The modern concept of the town planning can be seen in some of the recent new towns is many part of the world in India. The concept of the town planning is applied for the plant growth can be very well observed in the planning of the recent new towns such as the Gandhinagar and Chandigarh. ठीक है, ये जो सारी फैसिलिटीज है, पब्लिक एमिनिटीज, पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटीज, जोनिंग टाइप्स, रेसिडेंशियल, रिक्रिएशनल, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल जो भी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रॉपरली मेंटेन होता है। फिर ग्रोथ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ठीक है भाई, डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे दो तरह की ग्रोथ है, एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और एक हो गया वर्टिकल ग्रोथ। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में क्या है कि इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ द टाउन कैन ग्रो हॉरिजॉन्टली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, उसमें कोई वर्टिकली ग्रोथ नहीं है, उसमें पूरा का पूरा वो मैक्सिमम लैंड यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है, प्रॉपरली हॉरिजॉन्टली इन ऑल डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। टू अकोमोडेट द ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस ग्रोथ ऑफ द टाउन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लान। It is clear that such as horizontal growth is possible where plenty of a land is available in nominal cost, जहाँ पे वो लैंड की बहुत वैल्यू नहीं है यानी कि वो सस्ते दाम में मिल रही है, तब ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट होगा। Thus horizontal growth is economical at place where the land is available at the nominal cost। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई वहाँ पे जो भी अभी तो ये पॉसिबल नहीं है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ना करंट सिचुएशन, क्योंकि अभी वो जो भी लैंड है उसकी वैल्यू बहुत हाई है, अभी वो टॉप के ऊपर है, ठीक है, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या है कि प्रीवियस हमारा एग्जिस्टिंग जो भी ग्रोथ रहा है होगा वो मैक्सिमम रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मैक्सिमम क्रिएट हुआ। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, उसके कई सारे एडवांटेजेस भी है कि भाई द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज जनरली लो होगी, एज द लैंड इज चीपली अवेलेबल, a good number of parks, gardens can be developed हो गए, marginal spaces surrounding the building can be used for the garden के लिए हम यूज कर सकते हैं। It is possible to have roof ventilation and मैक्सिमम यूज ऑफ द रूफ, लाइटिंग ले सकते हैं, एडवांटेजेस उसका भी, मैक्सिमम यूज ऑफ द नेचुरल लाइट एंड एयर इज पॉसिबल टू एनवायरनमेंट इज जनरली पोल्यूशन फ्री रहेगा। सिंस द बिल्डिंग हैज ओनली वन स्टोरी द वॉल could be made thinner and this result in saving in masonry and foundation, ठीक है, अभी वो एक स्टोरी है तो वो वॉल भी थीन बना सकते हैं और उसका वो क्या रहेगा कि भाई रिजल्ट कम मेसनरी यूज होगा फाउंडेशन के लिए। बिल्डिंग विल नॉट बी वेरी टॉल एंड हैंस प्रोविजन ऑफ कॉलम लिफ्ट एक्सेट्रा इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी लिफ्ट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं, ज्यादा कॉलम्स बीम प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि टॉल बिल्डिंग तो है नहीं। तो इसके हिसाब से कई सारे उसके एडवांटेजेस है। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, कई सारे डिसएडवांटेजेस भी है। तो क्या है, इट रिक्वायर मोर लैंड एंड देयर a wastage of land especially where the land cost is very high। जब लैंड की कॉस्ट वेरी हाई हो तब ये इसका डिसएडवांटेज है कि तब हम ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। द फाउंडेशन कॉस्ट पर यूनिट एरिया इज वेरी हाई, ठीक है, अभी कोई यूनिट एरिया ले लो उसके लिए फाउंडेशन कॉस्ट भी उसका ज्यादा हाई होगा। एंड इज अनइकोनॉमिकल वेयर द लैंड इज कॉस्टली, जब ये लैंड कॉस्टली हो तब ये पॉसिबल नहीं है, अनइकोनॉमिकल है। देयर विल बी एब्सेंस ऑफ ए ग्रुप कम्युनिटी लिविंग, यहाँ की ये जो मेंटालिटी है कि भाई कम्युनिटी में रहना है, ग्रुप में रहना है, वो मेंटालिटी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही है। तो अभी तो ये जाके करंट सिचुएशन में अभी तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर अभी आ रहा है कि वर्टिकल ग्रोथ। वर्टिकल ग्रोथ में क्या है कि इन केस ऑफ द वर्टिकल ग्रोथ बिल्डिंग्स ऑफ द टाउन्स आर डिजाइन एंड डेवलप एज अ मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, ठीक है, अभी मल्टी स्टोरी यानी कि G+5, G+10, G+11, तो इस हिसाब से यहाँ पे मेंटेन होता है कि वो पूरा कोई एक यूनिट एरिया हो गया और उसमें कई सारी वो रेसिडेंट वहां पे इंस्टॉलेशन हो गए। हियर द टाउन ग्रो वर्टिकली विच डन बाय एडिंग मोर फ्लोर्स टू द एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और बाय द कंस्ट्रक्टिंग हाई राइज बिल्डिंग, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग बनाने की बात है।
दिस टाइप ऑफ द ग्रोथ सुटेबल वेयर द लैंड इज कॉस्टली। ठीक है, अभी तो जो लैंड की बात करें तो लैंड तो अभी कॉस्टली है, तो अभी ये उसका एडवांटेज ये रहेगा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ही यहाँ पे इकोनॉमिकल रहेगी। Following are the advantages of the vertical growth. There are the considerable saving in land. There is also economic in the construction cost, foundation cost. When the distributed between all the floors will not be very high. Buildings are generally frame structure and such as the prove economical. यहाँ पे क्या होगा कि भाई अगर मान लो कि एक एग्जांपल लेके मैं आपको बात करूँ कि भाई मान लो कि 100 स्क्वायर फीट का मेरे पास एरिया है, वो 100 स्क्वायर फीट को मैं क्या करूँ कि भाई टेनामेंट अगर बनाओ, डुप्लेक्स बनाओ G+1, तो वहां पे अभी मान लो कि 5 या तो फिर 6 पीपल वहां पे वो रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, वहां पे लाइव करेंगे। अगर मान लो कि वही 100 स्क्वायर फीट का मेरे पास एरिया है, वहां पे G+5 स्टोरी बनाओ, तो मोर फैमिलीज वहां पे इंस्टॉल हो गए। ठीक है, तो वो डिफरेंट है कि भाई हॉरिजॉन्टल ग्रोथ और वर्टिकल ग्रोथ में ये एडवांटेजेस का डिफरेंट है। देयर इज द lot of saving in land, so it is the economical to use multi-story buildings where the land cost is very high and it is leaved plenty of space available for the amenities like gardens, playgrounds, park etc. कई सारी यानी कि plenty space हमारे पास available रहेगी। Upper floor of the multi-story building give the enjoyable view of the natural sceneries like a reverse view, sea views etc. बेटर वे। ठीक है, अभी वो बहुत ऊपर हो गया, यानी कि आप 4th फ्लोर या तो 5th फ्लोर के ऊपर से आप कई सारे ऐसे व्यू है, सीनरी है, वो अच्छी तरह से देख पाओगे। तो ये इसके एडवांटेजेस है। कई सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी रहेंगे। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी हाई रहेगी। एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक फायर्स सेफ एस्केप ऑफ इट इज इनहेबिटेंट्स ऑफ द अपर फ्लोर बिकम अ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या रहेगा, अभी कोई 5th फ्लोर या तो 6th फ्लोर पे कोई पर्सन, कोई फैमिली वहां पे रह रही है, तो उसको अर्थक्वेक के टाइम वो क्या करेगी कि अभी वो बाहर निकल नहीं पाएगी, भाग नहीं पाएगी। तो ये उसका डिसएडवांटेज है। फेलियर ऑफ द सर्विस लाइक ए लिफ्ट, पंप, प्लम्बिंग सर्विस एक्सेट्रा कॉज द ग्रेट इनकन्वीनियंस। जब ये इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, ठीक है, अभी लिफ्ट में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, लेबर सर्विसेज में कुछ डिसकंटिन्यूटी हुई, तो क्या होगा कि इनकन्वीनियंस यहाँ पे क्रिएट हो गए। इन केस ऑफ अर्थक्वेक द लायबिलिटीज विल बी मोर। यहाँ पे जो भी मेन पोर्शन है वो है हमारा अर्थक्वेक की बात, कि भाई यहाँ पे जो भी मेन डिसएडवांटेज इसका जो भी है वो अर्थक्वेक का है, कि भाई यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो आप वहाँ पे एस्केप कर नहीं पाओगे, भाग नहीं पाओगे। देयर इज द सम वेस्टेज ऑफ फ्लोर स्पेस ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ ए सपोर्टिंग पिलर्स हो गया, लिफ्ट हो गई, एलिवेटर्स हो गया। इसके हिसाब से कई सारे ऐसे कंपोनेंट यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करने होंगे कि जो वेस्टेज ऑफ फ्लोर या तो वेस्टेज ऑफ स्पेसेस हो गए, तो वो भी यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। द डिजाइन ऑफ ए ओल्ड प्लेट इन सेम, हेंस देयर इज द नो चॉइस ऑफ लाइक और डिसलाइक। सारे के सारे जो भी हाउस होल्ड होंगे उसकी साइज ऑफ सेम ही होगी, तो उसके लिए वो लाइक और डिसलाइक की कोई बात ही नहीं होगी, तो आपको चॉइस नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो ये यहाँ पे बात हो गई कि भाई ग्रोथ ऑफ टाउन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन या तो फिर ओरिजिन, इस हिसाब से होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं। अभी अगले सेशन में हम बात करेंगे कि भाई सिविक सर्वे क्या है और नेसेसिटी ऑफ द सिविक सर्वे फॉर द टाउन प्लानिंग पर्पस के लिए क्या रहेगी, टाइप्स ऑफ सर्वे कौन कौन से रहेगी, यानी कि प्रीलिमिनरी सर्वे हो गया, नेशनल सर्वे, रीजनल सर्वे, सिविक सर्वे। तो ये कई सारे जो भी सर्वे है वो डिस्क्रिप्टिव हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी हमारा नेक्स्ट सैटरडे को क्या रहेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें और जो भी इसमें क्वेरी है आप एक तरह से वीडियो अच्छी तरह देख के वहाँ पे आइए, अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो वो क्या रहेगा कि जो भी यहाँ पे डाउट सॉल्विंग रहेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या अभी डिस्कशन हो रही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।